Okay, hey Soya. So today we are going to discuss इकोनॉमिक्स एट अ वेरी बेसिक लेवल। मतलब अपने को बहुत लोगों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं सर। मतलब दुनिया भर की थ्योरी है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी समझ ही नहीं आता कि ये सब्जेक्ट है क्या। सर अकाउंटेंसी तो फिर भी समझ में आता है कि सर नहीं हुआ तो पापा की दुकान में हिसाब करना है, चलो समझ गए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिजनेस स्टडी हुआ, चलो ठीक है, बिजनेस कैसे होता है उसका एक अंडरस्टैंडिंग समझा देता है। हिंदी इंग्लिश समझ में आता है सर, लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता कभी भी, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। और जब आप ये एक बार ये सब्जेक्ट समझ हम्म। गए ना, इस सब्जेक्ट से लिटरली आपको प्यार हो जाएगा। जब मैं 11 12 में था, मेरे लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था इकोनॉमिक्स। इससे बेटर कोई सब्जेक्ट ही नहीं हुआ करता था। और मैं आशा करूंगा शायद आप लोगों के लिए भी यही चीज़ होगा, जो लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, क्लास 11 में है या 12 में है, जिनको इकोनॉमिक्स के पल्ले ही नहीं पड़ा। आज के बाद प्यार तो ना सही, लेकिन एक लगाव, एक दोस्ती तो हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। अपने इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे, एक बार इंटरेक्ट करते रहेंगे, समझेंगे आप कहाँ पे हो, और फिर मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो अपने पढ़ते क्यों है, क्या होता है इकोनॉमिक्स, और क्यों होता है इकोनॉमिक्स। सॉरी, योर थॉट्स। आ, हमारे इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से तो कैसे, जैसे हमारा गवर्नमेंट एक बजट हो गया, बजट गवर्नमेंट का। उस फिर अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को समझना कि अभी जैसे हमारा इंडिया किस हिसाब किताब से चल रहा है, अभी बजट क्या है, ये है मेरे हिसाब से तो वही है अभी। तो सौर्या ने एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं, इतना लेवल तो हमारा हुआ ही नहीं है। हमें एक बेसिक लेमैन की तरह समझनी है कि बेसिक इकोनॉमिक्स है। सब्जेक्ट है। एक नॉर्मल इंसान, एक इंसान जो खेती कर रहा है, या एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जिसकी मान लो 20,000 रुपये महीने की सैलरी है, वो इंसान इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। हम्म। क्वेश्चन ये है। पहली बात तो उसको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए इकोनॉमिक्स। और आप सरप्राइज हो जाओगे जाने इम्पोर्टेंट है, पढ़नी तो चाहिए। जाने अनजाने वो इंसान इकोनॉमिक्स डे इन डे आउट यूज करता है। उसको इकोनॉमिक्स की ज्यादा यस। समझ है बजाय किसी और के। तो सर सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताऊं तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सॉरी एलोकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमल मैनर सो दैट इट कैन बी बेस्ट यूटिलाइज, ऐसा कुछ डेफिनेशन होता है। बट अपने उन डेफिनेशन में नहीं जाते हम्म। हैं। सिंपल सी बात है सर, कुछ हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, उसमें जो रिसोर्सेज है बड़े लिमिटेड है सर। लिमिटेड आप बोल लो, हम्म। खाना है, लिमिटेड पानी है, ठीक है। कैश भी देखो तो लिमिटेड ही है हमारे पास। अगर आप इंडिविजुअली बात करें, हमारे पास जो सैलरी आता है या साल महीने का प्रॉफिट आता है, वो भी बड़ा लिमिटेड अमाउंट आता है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए महीने का इनकम आता है। अब ये 1 लाख रुपए में मेरे को पूरा हम्म। घर चलाना है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की जगह मेरे पास 10 करोड़ रुपए महीने का आता, तो शायद मैं अलग तरीके से चलाता। या कोई मेरे को बोलता है कि तू देखो जितना चाहिए ले ले, तो मेरे को इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बात ऐसी होती कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होते, मेरे को इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत ही नहीं थी। पर प्रॉब्लम इसकी, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। और हमें उन रिसोर्सेज, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही हर एक चीज को ऐसे मैनेज करना है कि हर चीजें सेट हो जाए। आप अगर अपने घर पे पापा हम्म। को, मम्मी को देखोगे, एक महीने के शुरू में एक सैलरी आता है। उस सैलरी से वो घर पूरे महीने ऐसे प्लान करते हैं कि पूरा महीना घर भी चल जाए और कुछ पैसे वो बचा भी ले। वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्यों हम्म। पढ़ते हैं अपने, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। आप चाहे माइक्रो बोलो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलो, इंडियन इकोनॉमिक्स बोलो, ग्लोबल इकोनॉमिक्स बोलो, हर एक लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है। उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। और उनको, चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक सिटी हो, चाहे एक स्टेट हो, चाहे एक कंट्री हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, चाहे पूरा यूनिवर्स हो, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बेस्ट मैनेज करना चाहते हैं। इसकी पढ़ाई ही इकोनॉमिक्स है, अगर अपने समझे तो। ठीक। अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे जैसे होता है, छोटे लेवल पे समझे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाएगा उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सर कोई एग्जांपल बता दो। एक इंडिविजुअल है, उसके महीने की सैलरी आती है, ठीक है ना। उसके लिए वो सैलरी कैसे मैनेज करेगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। बट जब वो इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे सोचता है, या मान लो अपने कैलकाटा स्टेट लेवल पे सोचते हैं, तो मे बी ममता बनर्जी मैक्रो लेवल पे चीजें चला रही है। वो एक बंदे को नहीं देख रही, वो पूरे हमारे, जैसे मान लो बंगाल में इसको छह देख लीजिए। करोड़ या 7 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में सोच रही है, उनके बारे में मैनेज कर रही है। तो मैं बोलता हूँ वो थोड़े बड़े लेवल पे दिख रही है। तो लेकिन कर वो भी वही रही है कि मेरे पूरे स्टेट का मान लो इनकम इतना है, ठीक है।
और मेरे को इतने खर्चे करने हैं, इतना मेरा या तो बजट का डेफिसिट हो गया तो मेरा सरप्लस हो गया। ठीक है, बट वो कर वही रही है, जैसे एक इंडिविजुअल करता है वैसे एक चीफ मिनिस्टर करता है, वैसे एक प्राइम मिनिस्टर करता है, वैसे एक वर्ल्ड लीडर करता है। ठीक है। अगेन, आप किस लेंस से देखोगे, आप माइक्रो लेवल पे जाओगे। अगर आपने देखा, एक इंडिविजुअल हो सकता है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक स्टेट मैक्रो हो सकता है। बट ये हमने थोड़ा सा लेंस चेंज कर दी। ममता बनर्जी एक चीज मैनेज करते हैं, नरेंद्र मोदी एक चीज मैनेज करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के नजरों में तो जो ममता बनर्जी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, वो तो एक स्टेट हो गया। वो हम्म, जब 28 स्टेट्स को देखता है तो मे बी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। सिमिलरली आप कोई बंदा पूरा वर्ल्ड देख रहा है, कि पूरे वर्ल्ड के 200 प्लस कंट्रीज को देख रहा है, उसके लिए इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है। पूरा वर्ल्ड जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब कोई पूरा यूनिवर्स दिखता है, उसके लिए अर्थ हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, पूरा वर्ल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। तो अगेन, लेंस बदलो, हम्म, माइक्रो मैक्रो का डेफिनेशन बदलता जाएगा, लेकिन कोड एक ही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमें ऐसे देखना है कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स समझ आया क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, टॉपिक की क्लैरिटी हुई, क्या पढ़ना है। अब एक जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि डिमांड और सप्लाई का। देखो, दुनिया में कोई भी चीजें होती है ना, उसको दो ही चीज एक्चुअली गवर्न करता है। पहला डिमांड क्या है, दूसरा सप्लाई क्या है। सर सिंपल सी हम्म, बात है, आज मेरे को कोई चीज खाना है, आज इंडिया में लोग दाल चावल खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में तो लोग दाल चावल नहीं खाते। तो इंडिया में जो डिमांड जो होगा, तो डिमांड होगा तो लोग सप्लाई भी करेंगे। आज अगर, हमेशा देखना है, जब दो लोग मिलेंगे ना, एक बनाएगा, एक तभी बनाएगा जब कोई इसको कंज्यूम करने वाला होगा। कोई कंज्यूम या कोई डिमांड करने वाला ही नहीं होगा, कोई सप्लाई क्यों पैदा करेगा। और अल्टीमेटली जितना डिमांड होगा और जितना सप्लाई होगा, वो जहाँ पे वो मिलेंगे, वही उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। सर बहुत टेक्निकल बता दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। मान लो मेरे को एक चॉकलेट खाना है, ठीक है। एक चॉकलेट का प्राइस कैसे डिटरमिन करते हैं, उसका प्राइस डिटरमिन होता है उसका डिमांड क्या है, उसका सप्लाई क्या है। जहां पे दोनों मैच कर जाएंगे वही उसका प्राइस होगा। सर कैसे करें, जैसे आज मान लेते हैं आप एक चॉकलेट खाते हो, उस चॉकलेट का दाम है 100 रुपया। ठीक है, कि अपने एक डेयरी मिल्क का एक हम्म, चॉकलेट खरीदे। मान लो डेयरी मिल्क का सिल्क है, 200 रुपये का आता है। ठीक है। अब वो उसका प्राइस 200 रुपया रहेगा कि 150 रुपया रहेगा कि 300 रुपया रहेगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक उसका डिमांड क्या है, एक सप्लाई क्या है। अपने ग्राफ पेपर पे समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और इसको कैसे समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे, अपने इन चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सर हमने क्या बात कर लिया, हमने अभी तक बात कर लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम्म, ठीक है, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद अपने डिसाइड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निकलता है। चलिए पहले डिमांड के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। ठीक है। और डिमांड एंड प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है। आप सोचो, एक प्रोडक्ट है, मान लो हमने चॉकलेट का एग्जांपल दिया। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्राइस ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका डिमांड ले लेते हैं, या अपने थोड़ा उल्टा करते हैं क्या, चलो उल्टा करते हैं, कि सर एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ले लिया। ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया। अब कोई प्रोडक्ट, एक चॉकलेट है, उसका दाम जब 100 रुपया होगा ना, मान लो मेरे एरिया के 100 लोग वो चॉकलेट खरीदने जाते हैं, 100 पीपल गो हम्म, एंड बाय द चॉकलेट व्हेन द प्राइस इज 100 रुपीज। ठीक है। अब मान लो अगर इस 100 रुपये का चॉकलेट का दाम मैं 200 रुपया कर दूं, आपको क्या लगता है, हम्म, 100 लोगों से ज्यादा लोग चॉकलेट खरीदेंगे, कम लोग चॉकलेट खरीदेंगे। कम कर देंगे। कम खरीदेंगे। मैं मान लेता हूँ 50 लोग अब चॉकलेट खरीदेंगे, क्योंकि हर कोई सर अफोर्ड नहीं कर पाता। पहले 100 लोग अफोर्ड करते, तो अब मान लो 85 लोग अफोर्ड कर रहे हैं। अब इसी चॉकलेट का दाम मैं मान लो गिरा के मैं 50 रुपये कर देता हूँ। अब आपको क्या लगता है, 100 लोग चॉकलेट खरीदते थे अगर पहले, तो आप कितने लोग खरीदेंगे, ज्यादा 100 से ज्यादा खरीदेंगे। कर देंगे, तो 150, सर डेढ़ मतलब सौ सर मैं ये नंबर को 150 कर देता हूँ, सर ने बोला 150 करो, मैं 150 कर देता हूँ। तो अब देखो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। अब मैं ये 3 पॉइंट को ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं एकदम एक लाइन से इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। अब हम्म, ये जो बना, एक लाइन बनी, ये लाइन आपको क्या लगता है, ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ, इट इज गोइंग डाउन, कहीं ना कहीं तो नीचे ही जाता जा रहा है सर। ऊपर होता तो कुछ हम्म, ऐसा दिखता। मैं कहने से इसका जो हम्म, स्लोप है ये डाउनवर्ड है। जी, ये जो पूरा मैंने कर्व बनाया है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। देखो,
वर्ड देखोगे ना तो बड़ा टेक्निकल लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे क्या, मैंने एक लाइन बनाई जो नीचे की तरफ दिख रही है, इसलिए मैं इसको डाउन बोल रहा हूँ। ठीक है। हम्म। और इसका स्लोप है, एक स्लांट होता है कि स्लोप कैसा है, डाउन की तरफ है। आज अगर अपने कभी जाएंगे किसी पार्क में, देखेंगे बहुत सारे वो होते हैं, झूले होते हैं, उसमें से उसका स्लोप दिखेगा, नीचे की तरफ आएगा, मैंने ऊपर से बैठ के मैं नीचे आऊंगा, तो उसको मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलता हूँ। वही अगर मैं कभी निको पार्क में जाऊंगा तो कुछ ऐसे स्लोप होगा जो ऐसे जाता है, कि वो ऊपर की तरफ जाते हैं। या आपने अगर कभी देखेंगे तो सीढ़ियों से ऊपर पहले जाते हैं फिर नीचे आते हैं। अगर नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड हम्म। स्लोपिंग, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि झूला होता है ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता है, तो कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है। तो जब वो नीचे आता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, जब वो ऊपर जाए तो अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का हो गया। हमने डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप में सर, मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो चीजों के प्राइसेस, अगर चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो डिमांड घट जाएगा। वही अगर चीजों के प्राइस हम्म। घट जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। सिमिलर अगर लोग चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या बोलते हैं, प्राइसेस घट जाएंगे। क्योंकि जब, सॉरी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम क्या समझेंगे कि सब प्राइस डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है। सिमिलरली अभी तक अपने साथ में है। ठीक है, समझ में आ गया डिमांड और प्राइस का जी। रिलेशनशिप क्या हुआ। सर ये तो हमने समझ लिया एज अ कंज्यूमर, कि अगर हम चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो क्या रिलेशनशिप होगा। एक होगा डेयरी मिल्क, एक कोई कंपनी होगी जो ये चॉकलेट बनाती होगी। मान लो डेयरी मिल्क है, कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है। ठीक है। अब वो क्या करती है, मार्केट में डेयरी मिल्क का सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है। आज मान लो जी। 100 चॉकलेट बनाता हूँ, तो मान लो मार्केट में सप्लाई हुई, 100 चॉकलेट की सप्लाई है। क्यों? जब प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये में मैं 100 चॉकलेट मार्केट में सप्लाई करता हूँ। आज मान लो हम्म। अगर इसकी प्राइस अचानक से 100 से 200 रुपये हो जाए, आपको क्या लगता है, बीइंग अ सप्लायर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं और ज्यादा बनाना चाहूंगा या कम बनाना चाहूंगा? अगर मैं माल 200 कम में, बनाना चाहूंगा। अगर मेरे को पहले अपने माल के एक प्रोडक्ट, एक चॉकलेट के 100 रुपये मिलते हैं, अब बाजार में 200 रुपये मिल रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाना हम्म। चाहोगे कि कम बनाना चाहोगे? ज्यादा बनाना चाहूंगा। क्या बनाना चाहेंगे? आप समझ रहे हो, डिमांड अलग चीज हो गया। डिमांड में देखो, मैं इकोनॉमिक्स, ये तो इकोनॉमिक्स है कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, तो मैं चाहूंगा कि मैं डिमांड उतना ही करूंगा जितना मेरा पॉकेट में पैसे हैं। अगर प्राइसेस ऐसे। बढ़ जाता है तो मैं अपनी डिमांड कम कर दूंगा। यही तो इकोनॉमिक्स थी। अगर अनलिमिटेड होता तो क्यों नहीं, क्या फर्क पड़ता था, इकोनॉमिक्स सीख ही क्यों रहे। सिमिलरली, आज मेरे को 100 रुपये मिलता, कोई 200 रुपये देगा तो मेरे पास और इंसेंटिव है ना ज्यादा बनाने का, क्योंकि मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो जिन प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है जनरली मैं उसका सप्लाई बढ़ा देना चाहता हूँ। कहने से अगर ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे होगा। सिमिलरली कोई बोलता हम्म। है कि मैं आपके चॉकलेट के मैं 50 रुपए ही दूंगा, तो आपको क्या लगता है, आप चॉकलेट ज्यादा बनाना चाहोगे कम बनाना चाहोगे? एक बार फिर से बोलिएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक चॉकलेट का, मेरे को अगर 100 की जगह मेरे को लोग सिर्फ 50 रुपए देने को तैयार हैं, तो फिर मैं हाँ। ज्यादा चॉकलेट बनाना चाहूंगा या कम चॉकलेट बनाना चाहूंगा? कम चॉकलेट बनाना चाहूंगा। चाहूंगा। तो कहना इसे एज एंड व्हेन, क्या बोलते हैं, प्राइसेस घटता है, ठीक है, तो सप्लाई भी घट जाती है। जी। एज एंड व्हेन प्राइस आपका बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। अगर मैं इसको जी। अगर ज्वाइन कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्लोप है ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा? देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ। क्या ऐसे जो सप्लाई होगा उसका कब अपवर्ड स्लोपिंग है, हम्म। जबकि डिमांड का जो स्लोप था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। अभी जी। तक समझ गए? सर सब कुछ समझ आ गया कि डिमांड क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। लेकिन हमने अभी तक क्या दो अलग अलग ग्राफ दिखाया, लेकिन असल वर्ल्ड में जो होता है ना, ये डिमांड सप्लाई प्राइस तीनों एक ही साथ काम करती है। सर मतलब क्या हुआ? चलिए एक डेफिनेशन पे अपने समझते हैं। अगर प्राइस 100 रुपए है तो 100 लोग कंज्यूम करेंगे। अगर 100 लोग कंज्यूम करेंगे तो कहने से हमें 100 लोग ही इसको प्रोड्यूस भी करेंगे। ठीक है। कहने से अगर मैं डिमांड का कर्व बताऊं, ये ऐसा दिखता और ये हाँ। ऐसा दिखता। एक पॉइंट होता है जिसपे लोग, जी। एक पॉइंट होता है, इसको अपने क्या बोलना चाह रहा हूँ आप ध्यान से देखिए।
ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक पॉइंट बनाया है। इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे, देखो ये डिमांड का कर्व था जो हमने सीखा है, हम्म। डिमांड की कर्व है जो हमने यहाँ पे डाली, ये मेरा डिमांड का कर्व था। ठीक है। हम्म। सिमिलरली ये मेरी सप्लाई की कर्व है जो मैंने यहाँ पे ऐसे डाली है। हम्म। ठीक है। जहां पे दोनों मिल जाएंगे, आज लोग 100 चॉकलेट खाना चाहते हैं 100 रुपए में, लोग 100 चॉकलेट बनाना चाहते हैं 100 रुपए में। तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा, इसी पे एक्चुअली ट्रांजेक्शन होगा। कोई खरीदना चाहता है, कोई हम्म। बेचना चाहता है। जब दोनों मिलेंगे ना, एक पॉइंट पे जब मिलेंगे, तभी उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लोग डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई करते हैं। आज मान लो प्रोडक्ट का दाम 50 रुपये होता, तो 200 लोग खरीदने आ जाते हैं। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये डिमांड कर है, राइट। जैसे प्रोडक्ट का दाम, क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे मेरा प्राइस है। मैं क्या बोलूँ, 100 रुपये का प्रोडक्ट का दाम आप कर दो 50 रुपये, तो मैं हम्म। वो 100 की जगह 200 लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। हाँ। ठीक है। बट बनाने वाला 50 रुपये में कितना बनाएगा, सिर्फ 50 बनाएगा। हम्म। ठीक है। अगर बाजार में सप्लाई सिर्फ 50 की है और खरीदने वाले 200 लोग हैं, क्या माल बिकेगा? नहीं। आपको लगता है ना बाजार में एक स्कैरसिटी आ जाएगी कि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, हम्म। लोग ज्यादा दाम देंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और दाम दो। सिमिलरली, अगर सिर्फ 50 रुपए का मैं दाम रखूंगा, मेरे को सिर्फ 50 लोग आए, जैसे जैसे मैं दाम बढ़ाना चालू करूंगा, लोग ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई ज्यादा होगी। हम्म। ठीक है। इसको बढ़ना पड़ेगा, इसको घटना पड़ेगा। जहां पे दोनों मिल जाएंगे, वही उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करता है। अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा डिमांड में और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है, हमने समझा सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब हम समझ रहे हैं कि प्राइस एक्चुअली निकलता क्या है, जहां पे व्हेन माय सप्लाई मीट्स माय डिमांड, दैट विल बी माय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। राइट। इकोनॉमिक्स बहुत, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा। यहाँ पे मिल जा रहा है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक हो जाएगी, वही प्राइस हो जाएगा प्रोडक्ट का। सो हमने अभी तक क्या समझा सर, हमने पूरा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हमने समझा सर डिमांड में और प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है। फिर हमने समझा सर सप्लाई में और प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है। फिर हमने समझा डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है, एंड उसका जो मिड पॉइंट, उसका जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, जिसको अपने इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वही मेरा डिसाइड करता है कि मेरा प्राइस क्या होगा। जी। समझ आया? होप समझ आया होगा। यस। दोस्तों हमने एकदम बेसिक्स में अभी समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या निकलते हैं। ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा समझेंगे। मैं तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।